हेलो बच्चों, और मस्त बढ़िया सा बस ठीक है, पढ़ते रहिए बस आप। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन चैप्टर चल रहा है, इसमें कुछ टॉपिक बता रहा हूँ बहुत सिंपल सा। एक इम्पोर्टेंट नोट है, कॉपी और पेन निकाल लें और साथ साथ देखें, ये नोट करके लिखा है मैंने। जैसे ये कोई बॉडी है, कोई रिंग है या कोई बॉल मान लो या रिंग मान लो, रिंग बॉल रहने तो रिंग ले, रिंग समझते हो ना। और ये रिंग किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्लिप कर रही है या स्लाइड कर रही है, ठीक है ना। रिंग समझते हो, जैसे ये वाली रिंग है और किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चों, ये वाला, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे स्लाइड कर रही है, समझ गए ना बात, ऐसे स्लाइड कर रही है। तो जब ये बॉडी इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्लाइड करेगी तो इस बॉडी के हर एक पार्टिकल का, जैसे ये बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे स्लिप हो रही है तो इस बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। जैसे यहां पर कोई पार्टिकल है और ये बॉडी ऐसे स्लाइड हो रही है, स्लाइड लिखा है या स्लिप लिखा है, तो इस वाली बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। इस बॉडी के स्लाइड करने की जो स्पीड होगी वही इस पार्टिकल की स्पीड होगी। कोई पार्टिकल यहाँ पर है तो इसकी भी स्पीड सेम होगी, जो पार्टिकल यहाँ है उसकी भी स्पीड भी होगी, जो पार्टिकल यहाँ पर है इसकी भी स्पीड भी होगी। कब? जब बॉडी स्लिप कर रही है किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ऐसे, ठीक है। अगर यही बॉडी अपनी किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे यही रिंग मान लो, ये रिंग मान लो ऐसे, और इसकी ये एक्सिस फिक्स है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर, इस तरह से रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर। ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन करे, स्पिन मोशन या रोटेशनल मोशन बोलते हैं बच्चों, ऐसे स्पिन करे, तब क्या होगा? जो पार्टिकल इस रिम पर है, यहां पर है, जैसे ये बॉडी इस तरह से स्पिन कर रही है, ऐसे इस तरह से रोटेट करे, एरो लगाया है रोटेट या स्पिन, ठीक है, समझ गए होंगे बात। जैसे आप साइकिल तो देखिए, साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर, ठीक है ना, और उसका व्हील जो है पहिया साइकिल का घुमा दो तो उसकी जो एक्सल होती है वो तो फिक्स होगी और वो पहिया ऐसे तो घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरह से घूमेगा पहिया ऐसे या फिर ऐसे घूमेगा, ठीक है गणे। तो इस सर्कुलर बॉडी की रिम पर, इस बॉडी की रिम पर जितने भी पार्टिकल होंगे, जरा गौर से देखो, यहां पर जो पार्टिकल है उसकी स्पीड ऐसे होगी, यहां जो पार्टिकल है उसकी स्पीड ऐसे होगी, टेंजेंशियल, यहां जो पार्टिकल है उसकी स्पीड ऐसे होगी, स्पिन कर रही है बॉडी, ये ध्यान रखो। यहां पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर, ठीक है ना, और यहां पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0, क्योंकि v बराबर क्या होता है? r ओमेगा, r ओमेगा, स्पिन कर रही है, स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल बट लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द रिम एंड मिनिमम एट एक्सिस। तो ये जो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सेंटर पर क्या होगी? 0, लेकिन रिम पर इस पॉइंट पर देखेंगे टेंजेंशियली, टेंजेंशियली समझते हैं, यहां पर टेंजेंशियली, इस पे टेंजेंशियल, यहां पर ऐसे इस डायरेक्शन और यहां पर इस डायरेक्शन। बना लीजिए, फिगर बना लीजिए मेरे साथ साथ। अगर यही बॉडी, फिर से समझो, अगर ये बॉडी स्लिप करेगा तो हर एक पार्टिकल की, देखो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इधर ही है, इसकी वेलोसिटी इधर है। इसका मतलब जब बॉडी स्लिप कर रही हो या स्लाइड कर रही हो तो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन, बॉडी के हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ की वेलोसिटी भी, यहाँ भी वेलोसिटी भी, यहाँ भी वेलोसिटी भी, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी।
लेकिन जब स्पिन करे या रोटेट करे तो रिम पर जितने भी पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी देखो टेंजेंशियल जीरो और सेंटर पर एक्सिस पर वेलोसिटी जीरो। ठीक है ना। अगर यही बॉडी क्या करे बेटा, रोल करे इसी प्लेन पर, क्या करे, रोल करे। रोल का मतलब समझते हो, लुढ़के, लुढ़कने का मतलब समझते हो, ऐसे ऐसे आगे भी जा रही है बॉडी, रोल कर रही है, रोलिंग मोशन तो समझते हो, ऐसे 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 भाई ऐसे भी स्पिन भी करेगी ऐसे, और स्पिन भी करेगी ऐसे और आगे भी जाएगी, रोलिंग मोशन कहते हैं इसको। जैसे सड़क पर साइकिल चलाते हो ना तो साइकिल का पहिया क्या करता है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमता भी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चलता है। उस मोशन को बोलते हैं कौन सी, रोलिंग मोशन। जैसे किसी प्लेन पर कोई गेंद छोड़ दो, लुढ़कती हुई गेंद, रोलिंग मोशन होगी, ठीक है ना। रोल करे, अगर यही बॉडी रोल करे किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मेरे बच्चे, तो क्वेश्चन मेरा ये है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस पार्टिकल की, तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना, वो वेलोसिटी इन दोनों पार्टिकल, इस पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है मुझे, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इस जगह पर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। अब इस पार्टिकल की इस वाले पॉइंट पर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की और इसकी भी, दोनों की v है एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी रिजल्टेंट कितनी होगी, ये प्लस ये जोड़ो। अब मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यहां पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वही होगी जो इस जगह पर पार्टिकल इन दोनों का जो है, इसमें और इसमें, इसी पॉइंट पर स्लाइड करते हुए और रोल करते समय जो बॉडी की वेलोसिटी है वो दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेलोसिटी होगी। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, इसकी v, यहां पर कितनी है, 0, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया, v + 0, तो v होगी। क्लियर हो गई होगी बात। इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, तो इस जगह पर ये वाली पार्टिकल की वेलोसिटी और इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालो। तो इस जगह पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये रहा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इसमें ये रहा। तो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों पर, इन दोनों केसेस में, इस पॉइंट पर, इन दोनों केसों में इस पॉइंट पर इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो भी होगा, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वो यह वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात होगी बच्चों। इस पॉइंट पर देखो जरा, इस केस में रोलिंग के केस में तो वेलोसिटी इधर है और स्लिप के केस में वेलोसिटी इधर है, दोनों ऑपोजिट है, ये तो इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अपोजिट है। यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर हो गई होगी मेरी बात। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर बॉडी रोल कर रही है, यही केस है, ये वाला केस है, रोल कर रही है, लेकिन मुझे वेलोसिटी बच्चों इस वाले पॉइंट पे चाहिए, यहां इस पॉइंट पे चाहिए, देखो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट या इस पॉइंट पे चाहिए भाई। आपने इसमें किसकी निकाली, इस पॉइंट की, यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, तो इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों में, ये तो पॉइंट है दोनों, तो इन दोनों पॉइंटों पर जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों में ये पॉइंट है दोनों, इन दोनों की रिजल्टेंट निकाली तो यहां की आ गई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनमें ये दोनों पॉइंट है, तो इसकी और इसकी दोनों की रिजल्टेंट निकाली तो यहां की निकाली, सिंपल सी बात है। अब मुझे यहां की निकालनी है बच्चों, तो इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगी भाई, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ये वाला पॉइंट है, तो इस वाली जगह पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें वेलोसिटी इधर है और इसमें वेलोसिटी इधर है, तो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट चाहिए। इसका मतलब इस जगह पर, इस केस में वेलोसिटी तो ये है, ये वाली वैल्यू मैंने यहां बना दी है, और इस केस में इस वेलोसिटी इधर है, इधर, इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ये दोनों वेलोसिटी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो पाइथागोरस लगाओ, रिजल्टेंट आ जाएगा ये v√2।
क्लियर हो गई बात? अब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चों में, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं बच्चे, मजा आ रहा है? इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए ना मुझे, रोलिंग मोशन में भाई रोलिंग मोशन कंबाइंड इफेक्ट होता है किसका, रोटेशनल और स्लाइडिंग। मतलब रोलिंग जो मोशन होती है इसमें जब कोई बॉडी रोल कर रही है इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं स्लिप करने को, स्लाइड करने को। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन, ये रोटेशनल मोशन, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कौन सी मोशन कहलाती है, रोलिंग मोशन कहलाती है। अब इस पार्ट में तो इसके करस्पॉन्डिंग स्पिन करती हुई बॉडी की वेलोसिटी, तो इसके स्पिन करती हुई बॉडी और स्लाइड करती हुई बॉडी में तो 2 पॉइंट ये वाले हो गए। तो इस पॉइंट पर देखो यहां पर इसकी इस केस में वेलोसिटी इधर है ये रही, और इस केस में वेलोसिटी इधर है ये रही। तो इन दोनों का क्या ले लो, रिजल्टेंट ले लो, ये भी दोनों परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट ये आएगा v√2, v√2 है ये बच्चों, ठीक है ना। अब पॉइंट बेटा न तो मैंने इस वाली पॉइंट पर लिया न मैंने इधर लिया, मैं तो इस जगह पर लूंगा, कोई पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, इस जगह यहां पर ले रहा हूं, मतलब इस पॉइंट से नीचे, और जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट था ना इस वाले पॉइंट से ऊपर इस जगह पर ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग इसमें कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला। तो यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी होगी, ये वाली, और इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर अगर पॉइंट ये होगा इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होगी। तो इसकी ये वाली वेलोसिटी और इस वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट इस पॉइंट पर देखना पड़ेगा। तो इस केस में तो वेलोसिटी भी है ये वाली, और इस पॉइंट पर कितनी है, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली होगी। इस पॉइंट पर इस केस में तो वेलोसिटी ये रही ये वाली, और इस केस में वेलोसिटी डायरेक्ट टेंजेंशियल ऐसे ऐसे, ये भी और ये भी, दो वेक्टर है, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। तो दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से है ये वाला, और ये रिजल्टेंट कितना होगा उसके लिए ये एंगल हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिजल्टेंट निकला है, रिजल्टेंट माइनस, क्योंकि वेक्टर में बताया था अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर होते हैं, अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर हैं तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रूट, फॉर्मूला पता है, रूट v इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2, ये वेक्टर इनटू cos ऑफ दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में से जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर ये दोनों वेक्टर इक्वल है। ये बना लेंगे आप, बना लो फिगर ये वाला, ये सारे फिगर बना लो। ये तो स्लिप के केस में है, स्पिन के केस में है, रोलिंग के केस में है, ठीक है नहीं। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रोलिंग मोशन होगी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मोशन कौन सी मोशन कहलाती है, रोलिंग मोशन कहलाती है। फिर से अच्छे से समझ लो, अगर कोई बॉडी स्लिप कर रही हो या फिर स्लाइड कर रही हो तो इस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं या ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और अगर कोई बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट, फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही है, स्पिन कर रही है, तो इस मोशन को हम स्पिन या रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लुढ़क रही हो, रोलिंग मोशन बोलते हैं। जैसे साइकिल का पहिया सड़क पर जब चल रही हो तो साइकिल का पहिया क्या करता है, फिक्स एक्सल होती है ना उसमें, उस एक्सल के अलावा भी घूमता है, साइकिल आगे भी जाती है, ठीक है नहीं। तो दोनों ही मोशन है उसमें, स्पिन मोशन भी है और ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट रोलिंग मोशन आता है, ठीक है ना। यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या निकली, इसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों पार्टिकलों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट, ये भी और ये भी, तो ये 2v। इस पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इस पर v और यहाँ पर कितनी है 0। यहाँ पर 0 क्यों भी, क्योंकि स्पिन मोशन है। देखो तो इसमें फॉर्मूला मैंने v बराबर r ओमेगा लगाया है। ओमेगा की वैल्यू r पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन v की वैल्यू r पर डिपेंड करेगी। तो रिम पर v मैक्सिमम होता है, मैंने बताया है, और v की वैल्यू x पर 0 होती है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट ये वेलोसिटी है। अब मुझे इस वेलोसिटी को निकालना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट तो ये रहा और इसी के करस्पॉन्डिंग ये वाला ये रहा,
ये वाली वेलोसिटी और इस वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट अपोजिट है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन सा पॉइंट है, इसमें ये है और इसमें ये है। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी को यहां बना दो, ये और ये दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया। अब मुझे वेलोसिटी यहां निकालनी है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें पार्टिकल पॉइंट ये रहा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें तो पॉइंट ये है और इसमें पॉइंट ये है। तो इस जगह पर इसकी वेलोसिटी तो ये रही v और इस केस में v, इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का रिजल्टेंट कहां पर निकल आएगी, वेलोसिटी जगह पर निकल आएगी v और v, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा 90 डिग्री पर है तो v √2 हो। क्लियर है। अब मैंने पॉइंट यहां पर नहीं लिया बच्चों, मैंने पॉइंट यहां पर नहीं लिया है और ना ही मैंने यहां लिया है, मैंने इस पॉइंट पर लिया है, ठीक है ना। चलो चेक करो बॉक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, इसमें कौन सा पॉइंट है, ये है और इसमें ये पॉइंट होगा। तो यहां पर इस केस में स्लाइड के केस में वेलोसिटी सेम होती है जैसे, और रोलिंग के केस में टेंजेंशियली होती है वेलोसिटी ऐसे। इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये हो गई v, इस पॉइंट पर ये v, इस v और इस v का मतलब ये वाली v, ये तो पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये पॉइंट है तो ये तो v होगी, और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। ये इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट आएगा इसमें मोशन, रोलिंग मोशन, अरे स्पिन मोशन का और ट्रांसलेटरी मोशन का रिजल्टेंट रोलिंग मोशन की वेलोसिटी निकलेगा, ठीक है ना। क्लियर है ये बात। चलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा हूं बच्चों। सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पहले सर्कुलर मोशन में मैं दो फॉर्मूले बता चुका हूं। एक तो एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से शो करते हैं इसको। ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाया था 2 पाई n या 2 पाई अपॉन t, ये पढ़ाया था ना, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन t। इसकी यूनिट क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी की बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। दूसरा बताया था मैंने लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v बराबर एंगुलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और था, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। ध्यान है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। फॉर वन रोटेशन, एक रोटेशन के लिए यानी कितना बताया था 2 पाई, और एक रोटेशन में टाइम कितना लगता है t, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अपॉन t, और 1 अपॉन t बराबर n होता है। इन दिस रिलेशन n इज फ्रीक्वेंसी, t इज अ टाइम, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, r ओमेगा, ध्यान हो, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्मूला लिखेंगे तो ओमेगा क्रॉस r लिखेंगे बच्चों इसे, और ओमेगा की जगह पर क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, 2 पाई n लिख सकता हूं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई n इनटू r, और n की जगह पर क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन t, 2 पाई r अपॉन t। तो ये लीनियर वेलोसिटी जो जरूरत पड़े, v बराबर r ओमेगा जरूरत पड़े, तो ओमेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा का अलग से निकालना पड़ेगा ना 2 पाई n से, या फिर टाइम पीरियड दे दिया तो ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t इनटू r। तो मेन फार्मूला तो v बराबर r ओमेगा, और एक लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ध्यान है, ये बता चुका हूं बच्चों। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दोनों की बात कर रहा हूं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रेडियल फोर्स भी बोलते हैं बच्चों, रेडियल फोर्स, दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, इसको नॉर्मल फोर्स भी कहा जाता है। रेडियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, रेडियल फोर्स और सेंट्रीपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, रेडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द रेडियस होती है। अब नॉर्मल फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होती है सर्कुलर पाथ पर। इस फोर्स की डायरेक्शन पार्टिकल की जो मोशन है, वेलोसिटी है, उसके परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल फोर्स और वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं हर
समय जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ये फोर्स। इसी वजह से इस फोर्स को क्या शब्द लिखा है, ये नॉर्मल फोर्स लिखा है। नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, बशर्ते ये है कि पार्टिकल मींस बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो। तो सर्कुलर मोशन करते समय फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू मोशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, 0 नहीं 90, ठीक है ना। सो वर्क डन बाय दिस लॉरेंट फोर्स नहीं, दिस सेंटीमीटर फोर्स, वर्क डन बाय दिस सेंटीमीटर फोर्स ऑलवेज 0 बिकॉज़ फोर्स and the displacement are mutually perpendicular। ये बात मैंने आगे लिख दी है, देखिएगा। रेडियल along the radius है, सेंट्रीपिटल along the center होता है। नॉर्मल इसलिए कहा जाता है कि this force is always normal to velocity। क्लियर है? चले आगे। आपने लिखा है the force required to move a body on a circular path is called centripetal force। ऐसा फोर्स क्या बोले, किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, कौन सी मोशन कराने के लिए, सर्कुलर मोशन कराने के लिए उस बॉडी पर सेंटर की ओर एक फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स या फिर हमेशा इसे नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। The force required to move a body on a circular path is called centripetal force। किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर फोर्स लगाने की जिस फोर्स को लगाने की आवश्यकता होती है उस फोर्स को ही सेंट्रिपिटल फोर्स कहा जाता है। कौन सा फोर्स कहा जाता है? मच्छर काट गया है, रूम में मच्छर है कुछ इसमें, चलो मच्छर पर ध्यान मत दो। अब ये देखो कि आपके सर पर मच्छर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो इधर देखो, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन आता है अक्सर सेंटीमीटर फोर्स के ऊपर। सेंटीमीटर फोर्स को रेडियल फोर्स कहा जाता है, सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए उस बॉडी पर सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाने की जरूरत है, उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? इफ इट इज डिसकंटिन्यू, अगर इस फोर्स को हम हटा दें, इफ इट इज डिसकंटिन्यू, जैसे किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स के लगाने की जरूरत होती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर इस फोर्स को हम हटा दें, इस फोर्स को बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए बॉडी पर सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो फोर्स लगाया है आपने, जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में बॉडी क्या कर रही है? सर्किल में घूम रही है। अगर इस फोर्स को हम डिसकंटिन्यूड कर दें, मतलब इस फोर्स को हटा दें, इस फोर्स को जब हटा देंगे तो बॉडी क्या होगी? जैसे यहाँ पर बॉडी पहुंची और ये वाला सेंटर की तरफ जो फोर्स लगाया हुआ था आपने इस बॉडी पर, इस फोर्स को आपने क्या कर दिया? डिसकंटिन्यूड कर दिया। इसका मतलब इस फोर्स को हटा दिया तो बॉडी क्या करेगी? जिस पॉइंट पर जहां पर पहुंची बॉडी, जैसे बॉडी यहां पहुंची और आपने फोर्स को हटाया तो बॉडी क्या करेगी? इस जगह पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है टेंजेंशियली बॉडी मूव कर जाएगी। बॉडी जैसे यहां पर है, आपने इस फोर्स को हटा दिया तो जहां पर है बॉडी उस जगह पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है सेम उसी डायरेक्शन में बॉडी चलती जाएगी। फाइनली बॉडी का पाथ क्या होगा? पैराबोलिक होगा, ग्रेविटी का। If this force is discontinued, then particle will fly away in a straight line tangential to that point। जिस पॉइंट पर पहुंची बॉडी वहां पर जो फोर्स लग रहा था सेंटर की तरफ, इस फोर्स को हटा दिया तो बॉडी उस पॉइंट पर क्या करेगी?
वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियली चली जाएगी और फाइनली पाथ ग्रेविटी के कारण कैसा हो जाएगा उसका पैराबोला। द फाइनल पाथ इज पैराबोला ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? फिर से समझ लो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स। इफ दिस फोर्स इज डिसकंटिन्यूअस देन पार्टिकल विल fly away in straight line tangential to that point. The final path is a parabola due to the gravitational force. The centripetal force is theoretical immediate force। बच्चों इस लाइन को अंडरलाइन करिए आप। इस लाइन को फिर से मैं बोल रहा हूं, आपसे अंडरलाइन करो। The centripetal force is a theoretically needed force. It is not a practically active force। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है theoretically needed force होता है। The centripetal force is theoretically needed force। It is not a practically active force। क्या कहना चाहते हैं? The practically active force may be gravitational force, electrical force and magnetic force। आपने कहा है सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है बेटे वो थ्योरेटिकल यूनिट फोर्स है। थ्योरेटिकल यूनिट फोर्स है, इट इज नॉट ए प्रैक्टिकली एक्टिव। प्रैक्टिकली ये बॉडी पर लगता नहीं है, थ्योरेटिकली हम उस फोर्स को क्या मान लेते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आपने लिखा है प्रैक्टिकली एक्टिव फोर्स में बी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल जैसे आपने देखा है मून, ये तो हमारी बेटा अर्थ है और इसके चारों ओर ये मून परिक्रमा कर रहा है। कौन? मून। मून ऐसे चक्कर लगा रहा है चारों। तो क्या आपने इस मून को रस्सी से बांध के पकड़ के घुमा रहे हो? नहीं घुमा रहे। एक्चुअल में मून अर्थ के चारों ओर घूम कैसे रहा है? क्योंकि आपने एक बात बताई है अभी कि किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए उस बॉडी पर सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर एक फोर्स लगाने की जरूरत होती है, जिस फोर्स को क्या बोला है आपने? सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा है और अलोंग द रेडियस है ये फोर्स, इसीलिए इस फोर्स को हम रेडियल फोर्स भी कहते हैं। और नॉर्मल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी के नॉर्मल होता है ये फोर्स, इसीलिए इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। और आपने कहा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज थ्योरेटिकली नीडेड फोर्स, इट इज नॉट प्रैक्टिकली एक्टिव फोर्स। वास्तव में प्रैक्टिकली बॉडी पर लगता नहीं है ये, थ्योरेटिकली हम इसको मान लेते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा प्रैक्टिकल फोर्स है? एक्चुअल में अर्थ के द्वारा इस मून पर अपने अर्थ जो है इस मून को अपने सेंटर की ओर खींचती है। कौन सा फोर्स लगाती है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। हमारी अर्थ मून पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मून बाय द अर्थ विल एक्ट एज थ्योरेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर मून की सर्कुलर मोशन के लिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही किसका काम करने लगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स थ्योरेटिकली एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? प्रैक्टिकली जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस मून पर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही थ्योरेटिकली आपने क्या मान लिया है? इस मून की सर्कुलर मोशन के लिए क्या मान लिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज थ्योरेटिकली नीडेड फोर्स, इट इज नॉट प्रैक्टिकली एक्टिव। प्रैक्टिकली में कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहा है। और आपने बताया था कि अभी किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराने के लिए बॉडी पर सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर फोर्स लगाने की जरूरत होती है। उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक्चुअल सेंटर की तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी सर्कल में चल रही है, इसलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इस जगह पर हम क्या मान लेंगे? इसे थ्योरेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल दिया आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल जो फोर्स है बस
उसको भी आप क्या मानते हो कभी कभी सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा है, जैसे एटम में, क्या में मेरे बच्चा, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जब घूमता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। ध्यान होगा आपको, जानते हो नहीं जानते हो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं मैं, 9 × 10⁹ एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 अपॉन उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल कौन है, न्यूक्लियस, एक चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, r या। तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है यहां पर न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ। जिस इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। Here electrical force act on electron due to nucleus will act as the centripetal force needed for circular motion. तो इस जगह पर यही इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्या ऐसा तो है नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन को किसी रस्सी से बांधा और घुमा रहे हैं ना। एक्चुअल में न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स इसकी सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड करा देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एक्चुअल में फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रिकल। तो कौन सा प्रैक्टिकल फोर्स कौन सी है, प्रैक्टिकली एक्टिंग फोर्स मे बी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब ऐसे हैं प्रैक्टिकली वास्तव में लगते हैं। और इनके इन्फ्लुएंस में, इनकी वजह से अगर कोई बॉडी सर्किल में घूमने लगती है तो उस बॉडी की सर्कुलर मोशन के लिए वही फोर्स किसका काम करने लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करने लगता है। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, वही इलेक्ट्रिकल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कर देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स थ्योरेटिकल नीडेड हो गया। यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स को आपने क्या मान लिया, सेंट्रीपिटल, क्योंकि इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूम रहा है और सर्किल में घूमने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स लगते हैं उस फोर्स को सेंट्रीपिटल कह देते हैं। और उस समय कब, जब सर्किल में घूमेगा, जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल बॉडी सर्किल में घूमेगी तो उस सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे मेरे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे। क्लियर है ये बात। आपने बोला मैग्नेटिक फोर्स, ये भी थ्योरेटिकली एक्टिव फोर्स है। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। आप मैग्नेटिक फोर्स सुने जाते हैं, आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो सुन लो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर करे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है और उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं Q V B। थीटा यहां पर 90 है, Q V B ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है ना। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करे तो चार्ज पार्टिकल क्या कर जाता है, सर्कुलर मोशन कर जाता है, सर्किल में घूम जाता है। ऐसे समझ लो केवल। तो इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स के कारण पार्टिकल किस में घूम जाएगा, सर्किल में घूम जाएगा। तो इस केस में यहां जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वही मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल की सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स इज थ्योरेटिकली नीडेड फोर्स, it is not practically acting force. The practically acting force may be gravitational force, electrical force, magnetic force, etc. This force does not do any work on the particle. ये बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपने क्या लिखा है, दिस फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बोल रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनिए। This force does not do any work
on the particle because it acts perpendicular to the direction of motion of the particle. This force does not do any work on the particle because it acts perpendicular to the direction of motion of the particle. क्या कहना चाहता है ये? This force, कौन सा force, does not do any work. जैसे ये कोई बॉडी है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे, ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पर बॉडी की मोशन की डायरेक्शन ये है और फोर्स ये रहा, सेंटर की तरफ लग रहा है फोर्स और मोशन की डायरेक्शन ये है। एंगल कितना हो गया? 90 हो गया मेरे बच्चे। कितना हो गया एंगल? 90। फोर्स और बॉडी के मोशन के डायरेक्शन कितनी हो गई? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? FD cos थीटा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पर FD थीटा कितना है मेरे बच्चे? ये वाला 90 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। So this work does not do any work. This force does not do any work on the particle because it always act normal to the motion of the particle. So the speed and kinetic energy. So the speed and kinetic energy of the particle do not change. So the speed, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे। So the speed and kinetic energy of the particle do not change. किसी पार्टिकल की, क्योंकि इस सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो फोर्स इसकी मोशन की परपेंडिकुलर लगेगा। This force does not do any work on the particle because it always act normal to the direction of motion of the particle. इसी वजह से पार्टिकल की सर्कुलर मोशन करते समय ना तो स्पीड बदलती है ना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलती है, ठीक है ना। लेकिन शर्त यह है कि इसकी एनर्जी का लॉस किसी एक्सटर्नल कॉज के कारण ना हो। जैसे तुमने देखा हो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं, सुना हो आर्टिफिशियली जो सैटेलाइट है जो अर्थ से ऊपर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो घूमने के लिए क्या होता है? कैसे चक्कर लगाते हैं चारों? वो ऑर्बिट में पहुंचे और ऑर्बिट में क्या करते रहेंगे? वो रोटेट मोशन करते रहेंगे, सर्कुलर मोशन करते रहेंगे और सर्कुलर मोशन करते समय उनकी स्पीड और उनकी एनर्जी में कोई अंतर नहीं आता। स्पीड और एनर्जी नहीं बदलती तभी तो वो वहां पर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अगर उसकी स्पीड और एनर्जी में अंतर आ जाता तो उस ऑर्बिट में वो चक्कर नहीं लगाते, ठीक है ना। उस ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाते बेटे, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बदल जाती तो वहां पर चक्कर क्यों लगाते? स्पीड मान लो घट गई तो एनर्जी घटेगी, ठीक है ना। तो चक्कर कैसे लगाएंगे? वो तो रेस्ट पर आ जाएगा वहां पर, और रेस्ट पर आ जाएगा तो क्या होगा? हमारी अर्थ उसको खींच लेगी, नीचे गिर पड़ेगा अर्थ। और जब अर्थ पर नीचे आएगा वहां पहले जैसे मान लो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो स्पीड कम हो जाएगी। फाइनली वो वहां पर क्या करेगा? स्टॉप करेगा। स्टॉप करेगा तो क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या कर लेगी? खींच लेगी कि नहीं खींच लेगी? और क्या? और जैसे ही वो अर्थ की ग्रेविटी के अंदर जैसे अट्रैक्शन के कारण नीचे आएगा, उसकी नीचे आते समय वेलोसिटी बढ़ेगी और अर्थ से टकराएगा तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यह देखिए क्या होता है, आपने लिखा है दिस फोर्स, कौन सा फोर्स? जो सेंटर की तरफ लगता है। डज नॉट डू एनी वर्क ऑन द पार्टिकल, कारण बिकॉज इट एक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। सो थीटा इज 90, थीटा 90 होगा। वर्क डन का वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा, और थीटा 90 है मेरे बच्चे। FD cos 90 cos 90 वैल्यू 0 होती है, वर्क 0। So the speed and kinetic energy of the particle do not change. सर्कुलर मोशन करते समय पार्टिकल की स्पीड और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा काम का है। Due to this force which act toward the center of circular path, due to this force which, यहाँ पर which लिखो, due to this force
which acts toward the center of circular path। कौन सा फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस फोर्स के कारण जो सेंटर की ओर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, जरा सोचिए अपने दिमाग से। आपने बताया था कि अगर ये फोर्स नहीं लगता तो बॉडी क्या कर जाती, टेंजेंशियली चली जाती है ऐसे। बॉडी को काम करना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये फोर्स लगा हुआ है तो ये फोर्स क्या करेगा, बॉडी को के यहाँ से यहाँ जाने देगा। अगर इस फोर्स को हटा ले, अगर ये फोर्स नहीं होता तो बॉडी क्या करती, टेंजेंशियली चली जाती, ऐसे चली जाती ना। बॉडी को यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन इस फोर्स की मेहरबानी से बॉडी क्या यहाँ पहुंची, नहीं पहुंची, बॉडी यहाँ पर पहुंची। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। अगर ये फोर्स नहीं होता तो बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुंचना चाहिए था, लेकिन इस फोर्स के कारण बॉडी यहाँ से यहाँ नहीं गई, वो यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब इतनी डिस्टेंस जो नीचे फॉल की है, इतनी डिस्टेंस जो फॉल की है बॉडी, किसके कारण, इस फोर्स के कारण। तो बॉडी इस वाले पाथ पर न जाकर के इस वाले पाथ पर जाएगी, किसके कारण, इस वाले फोर्स के कारण। तो हमको ऐसा लगता है कि बॉडी, जब ये फोर्स नहीं होता तो बॉडी को यहाँ होना चाहिए था, और इस बॉडी, इस वाले फोर्स के कारण बॉडी कहाँ गिर पड़ी, यहाँ पर गिर गई, यहाँ पर। तो हमको ऐसा लगता है बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, फ्रीली फॉल करती हुई नजर आ रही है। अगर फोर्स नहीं होता ये वाला तो बॉडी यहाँ चली जाती, लेकिन यहाँ नहीं गई। इस फोर्स की मेहरबानी से बॉडी यहाँ पर आ गई। ऐसा लग रहा है इस फोर्स के कारण कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है। ये बात क्लियर हो गई बात। मैं यहाँ पर और आगे बना देता हूँ, यहाँ पर और आगे बना देता हूँ। यहाँ पर अगर ये फोर्स नहीं होता तो बॉडी सीधी चली जाती, ठीक है कि नहीं, लेकिन बॉडी कहां पर आ गई, यहाँ आ गई, किसके कारण, इस फोर्स के कारण। सेंटर फोर्स नहीं होता तो बॉडी सीधी चली जाती, लेकिन बॉडी ऐसे आ गई, किसके कारण, इस फोर्स के कारण। ये वाला फोर्स जो लग रहा है सेंटर की तरफ, ऐसा लग रहा है कि बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है। अभी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है बॉडी यहाँ चली जाती, लेकिन बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ गई। बोलो, तो किसके कारण, इस फोर्स के कारण। कौन सा वाला फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो बॉडी यहाँ चली जाती, बॉडी आ गई कहां से, यहाँ से यहाँ पर आ गई, किसके कारण, इस फोर्स के कारण। कितना सुंदर सा चित्र बना हुआ है, देखा क्या, मजा आ गया, नहीं आया, अच्छा कैसे आया मजा, बता, ऊपर से कूद के दिखाऊं तब मजा आएगा तुझे। चला ला, सुंदर सा चित्र नहीं बन रही, और क्या, बना लो फोटो, और क्या। इस फोर्स के कारण, ड्यू टू दिस फोर्स which acts toward the center of the circular path, the body behave as if it is freely falling toward the center of the circular path। इस फोर्स के कारण, कौन से फोर्स के कारण, जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ जो लगता है, जो सेंटर की ओर लगता है, ऐसा लगता है कि बॉडी क्या कर रही है बेटा, फ्रीली फॉल कर रही है। ड्यू टू दिस फोर्स which acts toward the center of the circular path, the body will behave as if it is freely falling toward the center of the circular path. That's why their weightlessness in artificial center. इसी वजह से, that is why their weightlessness feel the body inside a artificial center. इसी वजह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बॉडी क्या फील करती है, वेटलेसनेस फील करती है। आपने शायद टीवी पर कोई सैटेलाइट वाले प्रोग्राम देखे हो, अर्थ के चारों ओर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तुमने देखा हो, फिगर देखा होगा, इस पे टीवी का भी प्रोग्राम देखा होगा सैटेलाइट वगैरह का, है ना। तो उस सैटेलाइट में तुमने देखा होगा लोग बैठे होते हैं ना, वो चारों ओर उसके अंदर क्या करते रहते हैं, ऐसा लगता है हवा में तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हो। वो किसके कारण ऐसा महसूस होता है, वो वेटलेसनेस के कारण ऐसा महसूस होता है। और एक्चुअली ऐसा क्यों महसूस होता है, आपको मैंने बताया, क्योंकि सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है, उस सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स की वजह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ऐसा महसूस होता है
कि बॉडी फ्रीली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, ठीक है ना। इसी वजह से बॉडी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर क्या वेटलेसनेस फील कर रही है इन सर्कुलर मोशन। मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का, आप ड्राइव करें और उसको पेन से नोट करें। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी एक वीडियो कम से कम 2-3 बार आपको सुननी होगी और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं वो थियोरेटिकली आप 95% मोर देन आप किसी भी बुक के किसी भी क्वेश्चंस पर अप्लाई 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे निकलेंगे निश्चित रूप से, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ध्यान से सुनो, इन सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इन सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड फोर्स डू नॉट चेंज बट देयर डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंज। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन उसकी हमेशा बदलती रहती है। मैं यहां पर फिगर को कहूं तो बना दे रहा हूं, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे बॉडी कोई पार्टिकल यहां पर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी मेरे बच्चे, सेंटर की तरफ क्या होगा, इसी डायरेक्शन सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तभी तो सेंटर की तरफ फोर्स होगा। सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कहते हैं, सेंटर की तरफ इस एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स जनरेट होगा बॉडी में वो कौन सा है, सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। पार्टिकल यहां पर है तो चेक करो क्या चीज चेंज हो रही है मेरे बच्चे, डायरेक्शन बदल रही है। यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये रही, एक्सेलरेशन ये है, फोर्स ये है। जब पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा तो यहां पर वेलोसिटी डायरेक्शन ये हो गया, एक्सेलरेशन ये हो गया, फोर्स ये। तो देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदली है, वो यहां पर ये वेलोसिटी डायरेक्शन यहां पर ये। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मेरे शब्द को सुनिए ध्यान से, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन इस शब्द को यहां लिख लो, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इसको लिख देना यहां पर। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स डू नॉट चेंज बट देयर डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। देखो डायरेक्शन उसकी लगातार बदलती रहेगी, इसी वजह से उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। मैं डेरिवेशन बोल रहा हूं इसका, लेटर पार्टिकल ऑफ मास m, नोट करो आप सब लोग, जो बोल रहा हूं एक एक शब्द नोट करो, लेटर पार्टिकल ऑफ मास m moving in circular path of radius r with a constant speed v, let particle goes from a to b in a time t, in this time interval angular displacement of particle is delta theta as shown in figure। फिगर बना मैंने कहा let a particle of mass m, कोई पार्टिकल है ये जिसका मास m है, moving in a circular path of radius r with constant speed v, let particle goes from a to b in a time delta t, in same time angular displacement of particle is delta theta as shown in figure। फिगर बना दिया। फिर बोलो let a particle of mass m moving in a circular path of radius r with a constant speed v, let particle goes from a to b in a time delta t, in the same time its angular displacement is delta theta as shown in figure। फिगर बना देना। स्पीड मैंने कहा है कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, तो क्या चेंज हो रही है, केवल इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा। जब पार्टिकल इनिशियली कहां पर है, ए पर, ठीक है, इनिशियली ए पर है, फाइनली कहां पहुंच गया, बी पर, तो ये वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी को क्या कहूंगा मैं, फाइनल वेलोसिटी, इस वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी को क्या कहूंगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी किसी भी वेक्टर का कि आगे माइनस साइन वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करता है, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी v होगा, यहाँ भी v होगा, ठीक है ना। और ये एंगल कितना बता रहा हूं मैं, डेल्टा थीटा। द वेलोसिटी तो चेंज, द वेलोसिटी चेंजेस कंटीन्यूअसली बिकॉज़ डायरेक्शन चेंजेस। सो चेंजिंग द वेलोसिटी जब निकालेंगे तो डेल्टा v बराबर करेंगे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे या वेक्टर लगा देंगे। तो देखो ये तो फाइनल वेलोसिटी, इसमें से इसे माइनस करना है। आपने लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी किसी वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस नहीं करते, फाइनल इस डायरेक्शन में है। तो ये फाइनल वेलोसिटी मैंने देखो ये बनाई है, जरा गौर से देखना ध्यान से। ये वेलोसिटी फाइनल है, ये वाली वेलोसिटी फाइनल है। इस वेलोसिटी को मैंने यहाँ बना दिया वेक्टर डायग्राम में। ये इनिशियल है, इनिशियल को मैंने यहाँ बनाया, इनिशियल ऐसे तो है, इसको मैंने यहाँ बनाया, लेकिन मुझे इनिशियल नहीं चाहिए, माइनस बी इनिशियल चाहिए। ये इनिशियल है तो ये माइनस बी इनिशियल हो गया। फिर से देख लो, फिर से बना रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी, फिर से बना रहा हूँ। देखो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल में से इनिशियल को हटाऊंगा, ये फाइनल है, ये वाली वेलोसिटी फाइनल है, ये वेलोसिटी इनिशियल है। इस वेलोसिटी की डायरेक्शन को पहले ये बनाओगे आप तो ये बना लेगा, ये इनिशियल है, ये इनिशियल बना इधर, यहां से इधर इनिशियल बना लो। ये v इनिशियल का है और v इनिशियल की वैल्यू v के बराबर है। मैग्नीट्यूड तो सी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन मुझे माइनस v इनिशियल चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन को उल्टा करना, ऐसे उल्टा करना। तो ये तो फाइनल वेलोसिटी थी ये वाली, तो ये और ये इनिशियल है, इनिशियल का माइनस साइन आगे लगाया तो इस वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दिया, तो ये माइनस इनिशियल हो गई। तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये रिजल्टेंट हो गया, ये डेल्टा भी आएगा। अरे ये दिस प्लस दिस बराबर दिस, ठीक है ना। मैंने बताया था पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला दो तो रिजल्टेंट वेक्टर निकल आता है। ये फाइनल है, v फाइनल का मैग्नीट्यूड v है, v इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड वही है और माइनस v इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड सेम है। ये एंगल कितना था बच्चों, ये एंगल कितना था, ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा, चेक कर लो ठीक से। देखो ये जो वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी फाइनल थी और डॉट डॉट से इसको आगे बढ़ाया, ये इनिशियल वेलोसिटी बना दी थी आपने ये। तो ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा था, ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी, प्लस माइनस नहीं इनिशियल वेलोसिटी है। अरे इनिशियल, अब इसके आगे माइनस लगाओगे ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन को पलट करके इधर ले आओ, ये माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऐसे है और ये फाइनल वेलोसिटी है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, v है, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, v है। ये रिजल्टेंट आया बच्चों, डेल्टा v हो गया। फिर से समझ लो, ये एंगल डेल्टा थीटा है, ये एंगल डेल्टा थीटा होगा, समझ लीजिए। देख लो फिगर अच्छे से, ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये रही, ये इनिशियल थी इधर, मुझे इनिशियल नहीं चाहिए, माइनस इनिशियल चाहिए, पहले इसमें वेक्टर लगा देना। इनिशियल इसका डायरेक्शन पलट के मैंने इधर आ गया, ये फाइनल v फाइनल है, ये माइनस v इनिशियल है, ये रिजल्टेंट डेल्टा थी। ये एंगल कितना था, ये वाला डेल्टा थीटा था, ये कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। तो जरा ट्रायंगल देखो PQR, इसका मैग्नीट्यूड फाइनल वेलोसिटी का भी है, इनिशियल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड भी है, ये भी और ये भी, और ये कितना है, डेल्टा भी। तो इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो, इस एंगल के लिए मैं इस वाली डिस्टेंस को सर्कुलर आर्क मान सकता हूं इन ट्रायंगल PQR। ध्यान से देखो, ट्रायंगल PQR, जरा ध्यान से देखो यहां, इस एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए इसको क्या मानूंगा मैं, इस वाली डिस्टेंस को सर्कुलर आर्क, एंगल बराबर r अपॉन रेडियस, ये ले लो जाइए। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा थीटा, आर्क कितना हो गया, डेल्टा v अपॉन ये वाली रेडियस भी,
ऐसा मत करना v से v कैंसिल कर दो, क्योंकि ये वेलोसिटी में चेंज है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। डेल्टा v को तो यहाँ लिख दिया मैंने, डेल्टा v तो यहाँ पर है, इस v को मैंने यहाँ ले आया, डेल्टा v बराबर v डेल्टा थीटा, ठीक है। इसको एक काम करो, चेंज इन वेलोसिटी निकल आइए, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ड्यू टू डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंजेस, ड्यू टू व्हिच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। भाई वेलोसिटी में चेंज निकल आया, वेलोसिटी में चेंज किसके कारण आया है, डायरेक्शन बदलने के कारण। वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज़ डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन बदलने के कारण, और वेलोसिटी में परिवर्तन चेंज निकाल लिया है आपने, तो इस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन निकलेगा, और डायरेक्शन बदलने के कारण सर्कुलर मोशन में मेरे बच्चे वेलोसिटी की डायरेक्शन के बदलने के कारण जो वेलोसिटी में चेंज आता है, उस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम उसको बोला जाता है सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जो निकल रहा है वो सेंटर की तरफ लगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको। तो a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अरे बेटा इसको t से डिवाइड कर दिया मैंने, इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो इधर भी t से डिवाइड करो तो ये तो v डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। अरे इस इक्वेशन को मैंने दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड कर दिया मेरे बच्चा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इक्वल टू v और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। मेरे ख्याल से ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया ना बेटा। अरे ये एक्सेलरेशन हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन बोलते हैं, इक्वल टू v, तो v है ही, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आ गया, सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, इस v की जगह पर r ओमेगा लिख दूंगा, इस v की जगह पर r ओमेगा लिख दूंगा और 1 ओमेगा ये रहा, तो फार्मूला आ जाएगा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है v * ओमेगा, तो यही v की जगह पर r ओमेगा लिख दो, यहां पर r ओमेगा लिखोगे 1 ओमेगा ये रहा r ओमेगा इसको, या फिर इस ओमेगा की जगह पर यहां से v अपॉन r लिख दो इस ओमेगा की जगह पर, तो फार्मूला क्या आ जाएगा v स्क्वायर होगा। अरे भाई आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या निकाला, v * ओमेगा, और v बराबर क्या होगा r ओमेगा, तो इस v की जगह पर ये r ओमेगा लिख दो, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा r ओमेगा 1 ओमेगा ये है, क्या बन गया r ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। और a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v * ओमेगा है, हम तो v की जगह पर r ओमेगा नहीं लिख रहे, ओमेगा की जगह पर v अपॉन r लिख रहे हैं, इसकी जगह पर v अपॉन r लिख रहे हैं, इसकी जगह पर v अपॉन r लिख रहा हूं, तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई। हाँ बेटा मेरे बच्चे, मेरी ये लैंग्वेज समझ आती है भाई, v स्क्वायर अपॉन r, मजा आ रहा है ना। अच्छा हाँ हंस दो बेटा, कोई बात नहीं है, आनंद करो, ठीक है, झूम झूम करके पढ़ो तभी मजा आएगा, लेकिन माइंड कंसंट्रेट करिए, रटना नहीं है फिजिक्स में एक शब्द भी, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें, थ्योरी भी कॉन्सेप्ट समझोगे तभी समझ आएगा, तभी क्वेश्चंस निकलेंगे। एक्सेलरेशन निकल आया मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन क्या हो गया v ओमेगा या फिर r ओमेगा स्क्वायर या v स्क्वायर अपॉन r, तो ये रटना थोड़ी है, एक्सेलरेशन v ओमेगा, v बराबर r ओमेगा होता है, तो v की जगह पर r ओमेगा तो r ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा की जगह पर v अपॉन r लिख दो तो v स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला सीधा सीधा समझा रहा हूं, बस ये v स्क्वायर अपॉन r, बस ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बॉडी का मास कितना था m, तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ बॉडी फोर्स कितना एक्ट होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन ये लिख दो, तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या होगा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, m, और v की जगह पर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिख दूंगा v स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो गया F इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत, ये डेरिवेशन ठीक से कर ले, वही अलग अलग करके दो चार फॉर्मूले हैं मुश्किल से,
फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं। सर्कुलर मोशन में आपको फॉर्मूले बता दिए गए हैं, फिर से समझ लो, फिर से समझो बच्चों। सर्कुलर मोशन में आपको मात्र 2 फॉर्मूले बताए हैं। सर्कुलर मोशन में एक तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या फिर 2 पाई n एक साइकिल के लिए कोई एक परिक्रमा, या 2 पाई अपॉन टी। रटोगे तो नहीं तो पहले ही बताओ। एक लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक फॉर्मूला बताया था मैंने r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर 2 पाई n r, रटना थोड़ी है, ओमेगा तो जानता हूं, या फिर 2 पाई r अपॉन t, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a सेंटर की तरफ, v इनटू ओमेगा, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है बात? ओमेगा की जगह पर जरूरत पड़े तो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, v इनटू ओमेगा लिख रहा हूं, या r ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, v स्क्वायर अपॉन r लिख रहा हूं, या फिर मैं 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर लिख दिया ना, इनटू r, या फिर 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर, ये रहा। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो ये लगा देंगे, ठीक है नहीं? अब देख लो आप ठीक से, यही गिवन के फॉर्मूले बताए मैंने सेंटीमीटर फोर्स के लिए, यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे आपसे, ठीक है ना। मैं इसके एग्जांपल्स बताऊंगा बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, किसके, सेंटीमीटर फोर्स के एग्जांपल्स बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं एक चीज बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशन हमारी 2 तरह की है, एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फर्स्ट केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, फिक्स रहती है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है ना। स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज फिक्स्ड, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। यहां पर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बोल रहा हूं बच्चे, यहां पर स्पीड इसकी 4 मीटर पर सेकंड, यहां पर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड 4, लेकिन इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के बदलते रहने के कारण, वेलोसिटी की डायरेक्शन के बदलने के कारण जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, उस वेलोसिटी के चेंज होने से जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा उस सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन डेवलप होता है, इधर की तरफ डेवलप होता है, सेंटर की तरफ डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज फिक्स्ड, सो नो एंगुलर एक्सेलरेशन इज हियर, ठीक है ना। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, फिक्स्ड, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का कोई चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज तो हो ही नहीं रहा ना, फिक्स है, कांस्टेंट है,
चेंज तो जीरो है। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर नहीं होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलते रहने के कारण उस वेलोसिटी की बदलने की वजह से सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उस एक्सेलरेशन को केवल सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उस एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी मैंने फार्मूला बताया था r ओमेगा स्क्वायर या v ओमेगा, या तो r ओमेगा स्क्वायर लिखो या v ओमेगा लिखो या फिर v स्क्वायर अपॉन r। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज सेम, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, हियर एंगुलर वेलोसिटी इज फिक्स्ड, सो एंगुलर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। बट वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार चेंज होते रहने के कारण डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटीन्यूअसली changes due to which acceleration developed at the center of circular path, this acceleration is called centripetal acceleration। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर, ठीक है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सी मोशन की बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म देखो एक शब्द लिखा है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसकी स्पीड लगातार बदलेगी। द स्पीड चेंजेस विद टाइम कंटीन्यूअसली, और स्पीड बदलेगी तो पार्टिकल में टेंजेंशियली एक्सेलरेशन जनरेट होगा। स्पीड के बदलने के कारण ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और उस वेलोसिटी के बदलने की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होते रहने के कारण वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, और उस वेलोसिटी के चेंज होने के कारण सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। द स्पीड चेंजेस विद टाइम कंटीन्यूअसली, तो यहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला होता है, एक और होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का r इनटू अल्फा। अल्फा यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों, अल्फा यहां पर क्या चीज है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा यहां पर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में स्पीड बदलने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी भी बदलेगी, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, और डायरेक्शन बदलने के कारण सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा, वो रेडियल एक्सेलरेशन होगा। तो ये तो रेडियल हो गया और ये टेंजेंशियल हो गया, तो रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट जो ये आएगा रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस रेडियल का स्क्वायर, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी v बराबर और r ओमेगा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r इनटू अल्फा, ये बताया था मैंने आपको। एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर होता है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन भी है, रेडियल एक्सेलरेशन। समझ गए ना बात। तो रेडियल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट ये आएगा। कभी-कभी ये क्वेश्चन में पूछता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, उसका रिलेशन लगा दीजिएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है, कितना आप नोट कर लें। इसको वीडियो को फिर से एक बार सुन लिया है, एक बार और सुनो, और ये फॉर्मूले सुनने के बाद कॉपी पर आप स्वयं लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। इसके बाद चैप्टर आपको टिप्स पर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल सा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ से आगे का लेक्चर, आगे का टॉपिक एग्जाम्पल ऑफ सेंटीमीटर फोर्स, उसमें पढ़ाऊंगा मैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।